एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, और साथ में यूजीसी नेट के साथ साथ सेट के पेपर की भी तैयारी होती है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो आपका यूजीसी नेट जब आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस के पोर्शन को भी पूछा जाता है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैनल पे कवर करते हैं। आप सभी लोग जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और अब जो तैयारी मैं करवा रही हूँ वो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए है। ठीक है, तो जून वाला सेशन आपका हो चुका है, अब दिसंबर के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो हमने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप सभी लोग इस चैनल पे जुड़े और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो पेपर 1 हम यहाँ तैयार करते हैं और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी मैं यहाँ पर करवाती हूँ। तो अगर आप लोग एजुकेशन विषय से पीजीटी की या नेट एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन से दे रहे हैं तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 जो कि सभी का कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए जनरल पेपर है। पेपर 1 में आपसे 50 सवाल पूछे जाते हैं, तो पेपर 1 के ही हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ते हैं, पूरी यूनिट है कि आपकी, और ऐसा मतलब एनटीए का फॉर्मेट है कि हर यूनिट से आपके 5-5 सवाल बनते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। किसी यूनिट से 2-3 आ जाते हैं तो किसी यूनिट से 7-8 सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। अगर उनके आप मीनिंग नहीं समझते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को नहीं पता है, तो आगे के सवालों को हल करना मुश्किल होता है। वैसे ये यूनिट बहुत आसान है, तो हम लोग बिल्कुल अभी बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़िए। और मैं यहाँ पर दिन में आपको 1 बजे वीडियो देती हूँ, आज थोड़ी सी लेट डल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 से 1:30 के बीच में वीडियो आपको दिन में देती हूँ। ठीक है, तो एमपी सेट वाले हों, चाहे आप यूजीसी नेट हो या अदर स्टेट के भी सेट के पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। सिलेबस देख लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या पूरा सिलेबस मैंने दे रखा है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिलेबस है आपका, जिसमें आपके टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो टीचिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पूरी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी यूनिट है, एक तरह से ये बहुत ईजी यूनिट है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पता हो तो आप सवालों को आराम से कर लेते हैं। तो अभी मैं पहले आपको स्टार्ट सवालों से ही करवाऊंगी। आप पहले सवाल देखिए, और अभी भी कुछ आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट किस तरह से पूछे जा रहे हैं ना। फिर देखिए, आपके सिलेबस में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ठीक है, जिसमें आपको टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। अब इसी में क्या होता है, जो भी फैक्टर्स हैं इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फैसिलिटीज, एनवायरमेंट, कुछ ऐसे टर्म्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग यहाँ से जरूर आता है, और ये जो आपको दे रखा है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, तो ऑनलाइन मेथड्स में आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, टीचिंग टूल्स के बारे में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो यूज किए जाते हैं टीचिंग में और टूल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद स्वयं प्रभा मूक्स है ना, तो ये जितने भी स्वयं प्रभा से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इस बार भी। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड क्या है, तो आईसीटी बेस्ड काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर ये इससे क्वेश्चन आपकी बहुत पूछे गए हैं। ट्रेडिशनल और मॉडर्न तो ट्रेडिशनल वाले से ज्यादा नहीं बनते क्योंकि बहुत ईजी है, वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, लेकिन जो आईसीटी बेस्ड है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम में पूछे जाते हैं। फिर इवेल्युएशन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो इसमें ये चीजें पता होनी चाहिए। कौन सा चीज क्या है, किस टर्म्स को कैसे डिफाइन किया गया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसकी अच्छा मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसी में पीडीएफ जो है सिलेबस का आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया, यह आपका क्वेश्चन आया था 2023 का ही है आई थिंक, है ना, तो ये देखिए मार्च 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए स्टेटमेंट का सवाल पूछ रहा है, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता है ना। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट पहला जो है, गुड टीचिंग इज नेचुरल एंड फॉर्मल, और स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड,
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब देखिए आपसे इस तरह के सवाल पूछे हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब क्या है, फॉर्मल है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सारी चीजें क्या है। तो बस यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि कह रहा है उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है, और दूसरा कह रहा है कि जो है कोई भेद नहीं होता है, नहीं भेद तो बिल्कुल होता है, और जो गुड टीचिंग होती है जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल हो, है ना। तो औपचारिक का मतलब कह रहा है फॉर्मल। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल क्या चीजें होती हैं, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत हैं। अब इस तरह के सवालों को आप तभी हल कर पाओगे जब ये आपको पता होगा कि टीचिंग और ट्रेनिंग क्या होती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है। बाकी मैं चीजें आपको आगे बताती हूँ। ये अभी आपने फॉर्मेट आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का है, ठीक है, जून 2023 में आया है। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं। चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। तो अब ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, आवश्यकता और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए दोनों ही चीजें दी हुई हैं। अब ऐसी जो है टीचिंग को क्या कहा जाता है, ऐसी टीचिंग को व्हाट इज सच टीचिंग कॉल्ड इन विच ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि अनुदेश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए ये सारे टर्म्स जो भी टीचिंग में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, इनकी मीनिंग आपको भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल बनते हैं वो आपके एप्लीकेशन मोस्ट पे बनते हैं। आप आने वाले समय में प्रोफेसर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, तो आपके लिए क्या स्किल होनी चाहिए, आप कैसे टीचिंग को हैंडल करोगे, इसलिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये होती है आपकी एडेप्टिव जो है यहाँ पर एडेप्टिव लर्निंग, है ना। ये देखिए एडेप्टिव लर्निंग होती है, एडेप्टिव टीचिंग या लर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है अनुकूलनात्मक शिक्षण। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है जब तो, लेकिन जब वो जो है स्टूडेंट इतना एबल हो जाता है कि वो चीज़ों को हैंडल कर लेता है तो इसको हटा ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला सवाल है। ये भी आपका 2022 में आया था। देखिए डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। तो स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान। तो देखिए डीवी ने जो है बिल्कुल विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा था, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट जो स्कूल थे इसमें सामाजिक प्रक्रिया की यहाँ पर बात की थी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला तो कथन सही है। चोमस्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है डीवी हैज डिस्क्राइब्ड स्कूल एज सिमिलर टू कम्युनिटीज एंड एजुकेशन एज सिमिलर टू सोशल प्रोसेस। तो डीवी ने यहाँ पर सामाजिक सिद्धांतों की बात की थी और उन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा था। मतलब लघु रूप इसलिए कहा कि जब हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के बहुत सारे तौर तरीकों को सीखते हैं और विद्यालय भी समाज का लघु रूप है क्योंकि वहां पर भी सारी फॉर्मल चीजें, एथिक्स आपको सिखाए जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है विद्यालय को भी समाज का लघु रूप कहा था। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि डीवी हैज डिस्क्राइब स्कूल एज सिमिलर टू कम्युनिटीज एंड एजुकेशन एज सिमिलर टू सोशल प्रोसेस, ठीक है। ये वाला सही है पहला स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा वाला गलत है क्योंकि चोमस्की ने क्या कहा, इस चोमस्की के दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल लोगों को स्वयं सीखने में सहायता करना, ठीक है। इन्होंने ये जो कहा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। तो यहाँ पर तैयार वो स्वयं को अपने आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो ये चोमस्की वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट्स को दिखाया। अब देखिए टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस को देखिए तो उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली टीचिंग के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए मॉरिसन ने कहा शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय घनिष्ठ संपर्क है जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। तो एक परिपक्व पर्सनैलिटी कौन है, टीचर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो कम परिपक्व है कौन हो गया, लर्नर, ठीक है, या स्टूडेंट। तो ये लर्नर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी बात की है। क्लार्क ने कहा
शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की बात हो रही है कि जब टीचिंग की जाती है तो कुछ सिखाया जाता है और सीखने के बाद लर्नर के उसमें बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टीचिंग का प्रोसेस वही होता है जहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात होती है। ठीक है, फिर एनएल गेज ने कहा शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर भी चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल की बात हो रही है, मतलब बिहेवियर में चेंज की बात हो रही है। तो टीचिंग का मतलब आपको समझ में आया कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब जो हमें आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इतनी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में 10 वीडियो के आपके 200 यूनिट जो हैं आपके उसको करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग क्या है, एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि टीचिंग किस तरह से होती है। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। कैसे दोनों है, जैसे कि आप जब पढ़ते हो आपको किसी फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है, तो जो आर्ट का टीचर है वो उसको कैसे बताएगा, उसकी स्मेल के आधार पे बहुत खुशबू अच्छी है, उसका कलर रेड है ना, इस तरह से बताया जाएगा, आकार इस तरह है, गोल है और इतनी पंखुड़ियां हैं, ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही साइंस का टीचर उसको कैसे बताएगा, तो उसको बताया जाएगा कि इसमें देखिए इतने पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स का कलर ये है, सेपल्स का कलर ये है। ठीक है, स्टिग्मा ये है ना, तो ये सारी पेरियंथ ये है। तो ये चीज़ें इसमें आपको साइंस के टीचर बायो में बताएंगे। तो इसी तरह से शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, एक प्रोफेशन है। शिक्षण में क्या, अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है वेरियस एक्शंस का, जिसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं। ठीक है, तब जाके एक टीचिंग प्रोसेस होता है। इसमें आप बहुत सारे स्किल्स का प्रयोग करते हो, बहुत सारे टीचिंग्स स्किल्स का प्रयोग करेंगे, मैगजिम्स का करेंगे, स्टाइल्स करते हैं, बहुत सारे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है और संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर की बहुत अच्छी हो। उसके बाद एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। देखिए ये आपका वर्ड बार बार आएगा, टीचिंग एज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्शन से मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर और लर्नर के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर टीचर एंड लर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरैक्शन बना रहना चाहिए। टीचर को भी ये नहीं कि एक बोरिंग की तरह आए पढ़ा के चले गए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरैक्शन तभी बना होगा जब टीचर बीच बीच में सवाल पूछेगा और लर्नर्स उसका फीडबैक देंगे। ठीक है, तो इस तरह से, या लर्नर्स कुछ पूछते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के आधार पे, तो टीचर को उनको जो है सॉल्व करना चाहिए, जो भी उसकी क्वेरीज है उनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक इंटरैक्शन बना होता है और यही टीचिंग एक क्या होती है, एक इम्पैक्टफुल टीचिंग होती है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है, कई रूपों में हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन सी टीचिंग है, तो देखिए फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है, एनी टीचिंग वेयर देयर इज इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, डेफिनेट एम्स, है ना। तो इस तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, आपका एक समय सीमा होती है, एडमिशन लेते हुए प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले फॉर्म निकलेंगे, फिर एडमिशन लोगे, फीस जमा करोगे, ठीक है, फिर आपका एडमिशन होता है, फिर आपकी निर्धारित समय पे परीक्षा होती है। तो एक सिस्टम के आधार पे होता है, ये हो जाती है औपचारिक शिक्षा, ठीक है, या टीचिंग। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर विच नो फॉर्मेलिटी इज ऑब्जर्व इज नोन एज इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, कोई आपकी बॉन्डिंग नहीं होती है कि आप बंधे नहीं रहते हो, है ना। तो इनफॉर्मल में जैसे कि आप लर्निंग तो यहाँ भी कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, यहाँ मतलब आप सीख रहे हो, टीचिंग नहीं लर्निंग कर रहे हो, मतलब जैसे कि घर में आप अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, आप देख के कोई चीज़ सीख रहे हो, खेल खेल में कोई चीज़ सीख रहे हो, यूट्यूब से कोई चीज़ सीख रहे हो। तो इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं फिलअप करना है, कोई फीस नहीं देनी है, आप बस आप इनफॉर्मल तरीके से चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर वाइडर एंड मोर इंक्लूसिव देन स्कूलिंग विच इम्पार्ट्स वाइडर एक्सपीरियंस आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पर नॉन फॉर्मल स्किल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो है
दोनों के बीच की व्यवस्था होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ चीजें फॉर्मल की होती हैं, कुछ इनफॉर्मल की होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि आप स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हो, जैसे कि वर्कशॉप, कोई लर्निंग प्रोग्राम कर सकते हो, सीख सकते हो, मतलब है ना, वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हो। कोई लर्निंग प्रोग्राम सीखना है, आपको योगा क्लासेस अपनी कम्युनिटी में करनी है, बहुत लोग जिम करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको जाना है, सीखना है, एक तरीका होगा सीखने का, लेकिन आप टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं, कोई एग्जाम नहीं होगा वहां पे। तो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। टीचिंग में कैरिड आउट इन वेरियस स्टाइल। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है, बिल्कुल है। यहाँ पर बहुत सारी टीचिंग स्किल्स का यूज होता है, जैसे कि जब आप प्रश्न पूछते हो, आप लेक्चर को देते हो, ठीक है, आप मैथ्स को अलग तरीके से पढ़ाते हो, समझा के पढ़ा सकते हो, इलस्ट्रेशन मेथड से, है ना। और फिर क्या करते हो आप, जो है उसको मतलब एक तरह से कुछ समझाना है, या उसमें आप असाइनमेंट दे सकते हो, है ना। तो अलग अलग टीचिंग स्किल्स होती हैं बहुत सारी, उस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं। इतनी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपके क्वेश्चंस के हिसाब से लिए हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। अब देखिए शिक्षण के चर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि स्वतंत्र चर होते हैं, ये वो चर होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टीचिंग मेथड्स, अब आपने किसी मेथड से पढ़ाया और अगर नहीं लर्नर्स को समझ में आ रहा है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें अपने चेंज कर सकते हो, ठीक है। किसी और मेथड से भी पढ़ा सकते हो, कंटेंट में चेंज कर सकते हो, अपने टीचिंग एड्स में चेंज कर सकते हो। तो ये सारे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिन्हें हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, इनको वैरी कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी पर निर्भर होते हैं, इनका प्रभाव स्वतंत्र चर पे होता है, ये निर्भर होते हैं। जैसे कि छात्र, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर पे पूरी तरह से रिलाई है, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है, जैसा पढ़ा रहा है, उनको वैसे ही सीखना है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गए। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो कि मध्यस्थ चर होते हैं, बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से शिक्षण विधि के प्रभाव को समझने के लिए छात्रों की समझदारी या मानसिक स्थिति। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में और भी चीजें आएंगी, जैसे कि क्लासरूम किस तरह की है, गर्मी में वहां पंखे की व्यवस्था है नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही से है नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टीचिंग को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर बच्चों को ये सारी चीजें, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो टीचिंग अच्छी नहीं हो सकती है, उनका ध्यान वहां लगेगा ही नहीं, तो इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं सहायक चर, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेप्स ऑफ टीचिंग। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इजी वे में और ऐसे समझा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएं, क्योंकि ये स्टार्टिंग की चीज़ें, ये समझना भी ज़रूरी होता है। तो वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए स्टेप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के भी कुछ फेजेस होते हैं, कह सकते हैं फेजेस या स्टेप्स, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं फेजेस, कौन कौन से चरण होते हैं। अब इसमें देखिए, एक तो जब टीचर क्लास में आता है तो वो पहले से कुछ अपनी प्लानिंग करके आता है, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। ये क्लासरूम के पहले की बात हो गई। फिर क्लास में उसने एंटर किया, वहां पर उसको क्या क्या चीजें करनी है कि अपना जो भी शिक्षण, जो मतलब शिक्षण काल है, जो भी पीरियड है ना, टाइम पीरियड कितना है उसके पास, 35 मिनट है, 40 मिनट है। अब उस दौरान उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये सारा चीज उसके माइंड मैप में रहता है। फिर लास्ट में, है ना, जब क्लास खत्म होने वाली है, उसके बाद मतलब उस समय उसको क्या क्या चीजें करनी है, ओवरऑल समराइज करके उसको क्या क्या चीजें लास्टली करनी है, जिससे ये समझ में आए कि आज की टीचिंग कैसी थी, इफेक्टिव थी, फ्रूटफुल थी या नहीं थी। अब इन्हीं को हम फेजेस में कैसे बदलते हैं, तो इनको यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि पहली अवस्था, पहली है, ये है आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए कौन कौन से काम होते हैं, ये पता होना चाहिए। प्री एक्टिव होगी स्टेज, फिर इंटरएक्टिव हो गई सेकंड, और थर्ड है आपकी पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। ये शिक्षण के जो चरण हैं फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के अनुसार है, ठीक है। इनका नाम भी आया है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखिए इसमें क्या है, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री एक्टिव स्टेज है, इसमें लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण। जब टीचिंग के लिए जाया जाता है, आप में से काफी लोग बीएड एमएड होंगे, बीटीसी कर रखा होगा,
तो बहुत लोगों को पता होगा कि जब आप जाते हो तो आपके पास एक टीचिंग प्लान होता है, एक लेसन प्लान आप बनाते हो, उसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण होता है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि हम क्या चीज बताएंगे। तो ये तो उद्देश्य का निर्धारण हो गया, ठीक है। इसमें भी सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो ये लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, अपना लक्ष्य निर्धारण करना है कि ये चीज आज हमको सिखानी है। जैसे कि मैंने आज सोचा है कि मेरा भी एक एम है, तभी मैं आपकी ये स्लाइड वगैरह मैंने तैयार की है ना, और क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बताने हैं। इतनी चीजें तो आज आपको समझानी ही है इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया लक्ष्य और विषय वस्तु, कौन कौन सा कंटेंट आपको बताना है। फिर कौन सी रणनीतियां, कौन से स्ट्रेटजीज को आप बताओगे। प्री एक्टिव हो गया, ये लेसन प्लान में आपने निर्धारित कर लिया कि क्या क्या चीजें हमें करनी है वहां पे, है ना, कि हम वहां पर जो है एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को करके सिखाएंगे, ठीक है। अगर साइंस का है कुछ ऐसा टॉपिक तो उसको हम करके सिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो ये चीजें आपकी लेसन प्लान में पहले ही निर्धारित हो जाती है, प्री एक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट आता है अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव में क्या होता है, अब आप आए क्लास में, आपने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों का प्रायर नॉलेज देखा, उन्हें कुछ चीजें पहले से आती हैं, फिर उनको रिलेट करके चीजों को आपने अभी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसमें कुछ लोगों की क्वेरीज होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो शिक्षार्थियों का डायग्नोस करेंगे आप, जो प्रॉब्लम्स है उनको जो है डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। उनकी रेमेडीज बताई जाती हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ फीडबैक दिया जाएगा, टीचर ने पूछा, अगर लर्नर ने सही जवाब दिया तो इसका मतलब इंटरेक्शन बना हुआ है, चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं तो टीचिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर से पूछा जाएगा और फिर रिस्पॉन्स को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि कैसे उन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर और इजी वे में समझाया जाएगा। तो ये हो जाती है क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करोगे। थर्ड स्टेज है पश्च क्रियात्मक, मतलब जो पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। यहाँ पर ये लगभग समापन के समय होती है, जब क्लासरूम आपका जो है टीचिंग समाप्त होने वाली है, मतलब आपका टाइम ओवर होने वाला है, पीरियड है ना, और इसके बाद आप देखोगे कि जो मैंने पढ़ाया वो कितना कारगर रहा, तो आप कुछ करोगे, एवेल्युएशन करोगे। अब इसके लिए कुछ परीक्षा उपकरण होते हैं, आप कुछ क्वेरीज पूछोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे उनसे, जो चीजें आपने पढ़ाई, ठीक है, टॉपिक में जितना चीज पढ़ाया उसको चीजों को पूछते हो कि चीजें समझ में आई कि नहीं। फिर आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक मतलब पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि बच्चों ने रिस्पॉन्स सही दिया, उनको समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है, फिर से आप टेस्ट करोगे, है ना। तो ये हो जाता है प्रतिपुष्टि और परीक्षण, ये पश्च क्रियात्मक अवस्था है, लास्ट की स्टेज होती है, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू जैक्सन के हिसाब से था कि कौन कौन से फेजेस ऑफ टीचिंग हैं। नेक्स्ट आप देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंटररिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड पेडागॉजी। अब इनकी मीनिंग जरूर पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, पेडागॉजी क्या है, ठीक है। टीचिंग तो हमने समझ लिया कि टीचिंग क्या होती है, ठीक है ना। एक क्या था, एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, वो कम परिपक्व, मतलब जो मेच्योर नहीं है, जो जानकार नहीं है, उसको ज्ञान देता है। तो ये तो टीचिंग हो जाती है ना। टीचिंग के बारे में मैंने आपको सारी डेफिनेशंस आपको बताई। अब लर्निंग क्या है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस अलग अलग दी हैं, जिसमें थॉर्नडाइक ने बोला उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन और उद्दीपन के साथ जोड़ना अधिगम है, ठीक है। फिर है गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गिलफोर्ड की परिभाषा के अनुसार, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन मतलब लर्निंग, ठीक है, लर्निंग उसकी हो रही है, मतलब टीचिंग आउटकम हमें अच्छा मिला। अधिगम व्यवहार का संगठन, गैरेट ने कहा अधिगम एक प्रगतिशील व्यवहार का अनुकूलन है, स्किनर ने कहा, ठीक है। तो अधिगम क्या है, एक प्रगतिशील, मतलब यहाँ पर भी व्यवहार में परिवर्तन की बात कही जा रही है। तो ये सभी जितनी भी डेफिनेशन है उनमें एक कॉमन चीज है, वो है व्यवहार में परिवर्तन। तो लर्निंग वहीं पे होगी जहां पर व्यवहार में परिवर्तन होगा, ये चीज समझ में आई। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन में देखिए गैने के 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। तो गैने के, ठीक है, गैने का जो है सोपान की भी कह सकते हैं, या इनके जो 9 इवेंट्स हैं, 9 लेवल्स हैं, इसको लर्निंग के भी कह सकते हैं या अनुदेशन के भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या बताया, तो अब इसमें देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि पहला है गेन अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। तो शिक्षार्थियों का जो लर्नर्स हैं, इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए रूपरेखा को उचित प्रकार से प्रस्तुत करना, है ना। तो ये हो गया गेन अटेंशन, पहला ये हो गया।
उसके बाद मतलब उनकी जिज्ञासा, जैसे आप बताते हो क्लास में जाके ना कि ये चीज आज हम बताएंगे, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जैसे साइंस का सवाल आप पूछते हो कि आपने ये खाया, मतलब सब्जी खाई, तो आपको नमकीन क्यों लग रही है ना, तो आपको नमकीन बिस्किट नमकीन क्यों लग रहे हैं, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आज मैम हमको ये नई चीज बताएंगी, हमें पता लगेगा। तो एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा उनमें जागती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेन अटेंशन। फिर दूसरा है आपका, यहाँ पर ये कह रहा है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों से अवगत कराना। तो शिक्षण क्रियाकलाप आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को शिक्षण के उद्देश्य बताए जाएं कि आज हम ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारे हैं, देखिए। फिर प्रायर लर्निंग को आप चेक करते हो, स्टूडेंट का जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको कुछ तो आता होगा ना, अगर नहीं भी आता होगा, मान लो पढ़ नहीं रखी है उन्होंने चीजें, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे तो उनको चीजें पता है ना। तो इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि मतलब उनको कितना नॉलेज है, पहले से कितना उनको चीजें पता है, और उसके बाद ही हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट डिलीवर की बात हो गई। तो ये हो गया पूर्व ज्ञान को पुनः स्मरण कराना। ठीक है, छात्रों को संबंधित विषय का पूर्व ज्ञान, उनको आप देखते हो प्रीवियस नॉलेज किस तरह का है। फिर आप करोगे, प्रेजेंट करोगे कंटेंट को, जो कंटेंट आपका है उसको यहाँ पर हम मतलब इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि बच्चों को समझ में आए। तो नई भी जो भी नया न्यू कंटेंट है, मटेरियल है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रों को समझने के लिए यहाँ पर गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे स्टिमुलस में चेंजेस लाके क्लासरूम टीचिंग को कंसंट्रेट और एक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। और फिर देखिए इलिसिट परफॉर्मेंस, यहाँ पर छात्रों से कार्य प्रदर्शन करा के उनकी समझ को परखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरेक्शन बना रहेगा। टीचर स्टूडेंट के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कुछ चीजें सीखी, मतलब उनसे कुछ करने के लिए दिया जाएगा। उनको कुछ चीजें कहा जाएगा कि अच्छा मैथ्स का सवाल करके दिखाओ, इस प्रैक्टिकल को करके दिखाओ। तो ये समझा जाएगा कि उनकी जो परफॉर्मिंग टास्क है वो कितनी वैल्यूएबल है। ठीक है, प्रोवाइड फीडबैक, प्रदर्शन के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करें, है ना। तो फीडबैक जरूर देना चाहिए जब भी कभी आवश्यकता पड़े, तो ये टीचर और लर्नर दोनों के लिए जरूरी होता है। फिर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, मतलब अब आपने टास्क देख लिया, जब उनको कोई चीज पूछी आपने, फीडबैक आपको मिल गया, अब इसका जो है इसको इवैल्यूएशन करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि जो चीजें बताई गई वो उन्होंने कहाँ तक हासिल की। ठीक है, तो ये हो गया छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना कि क्या उन्होंने लक्ष्य को हासिल किया या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, मतलब जो भी लर्निंग को सीखा गया है उसको अब वो जो भी कुछ सीखे, जैसे आज उन्होंने 2+2 करना सीखा, तो इसको दूसरी जगह अप्लाई कर पाएंगे। अगर वो कोई सामान लेने जाते हैं और वहां पे उनको कहा जाए कि आप प्लस करके देखो, चीजों का हिसाब कर पाओगे, तो ये हो गया अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, और धारण क्षमता, और इसको कितनी देर तक वो रख पाते हैं, कितनी देर तक रिटेन कर पाते हैं। तो encourage रिटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द न्यू नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में इनको किस तरह से लागू किया जाएगा। कोई भी चीज उन्होंने सीखी है तो कहीं ना कहीं तो उसको अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन भी आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाते हैं गैनिस के 9 इंस्ट्रक्शंस के रूल। ठीक है, अब इसमें समरी देख लो आप। गेन अटेंशन, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, वही चीजें जो मैंने आपको भी बताई थी, जो फेजेस में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो कुछ चीजें तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, है ना, समझ सकते हो कि किस तरह से रिलेट करके पढ़ना है। स्टिमुलेट रिकॉल और प्रायर लर्निंग। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, फिर हम अपना कंटेंट देते हैं, वही सारी चीजें हैं जो आप करते हो। ठीक है, और उसके बाद प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, जब आप पढ़ा रहे हो, सामग्री दे रहे हो, तो उनको गाइड भी करोगे, है ना, उनकी क्वेरीज आती हैं तो आप सॉल्व करोगे, परफॉर्मेंस को चेक करोगे, फीडबैक दोगे, और फिर प्रदर्शन का मूल्यांकन करोगे, परफॉर्मेंस चेक करोगे, और उसके बाद देखोगे कि इसको कितनी देर वो रख पाते हैं, इसको अप्लाई कहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, हमने देखिए लर्निंग पढ़ ली, है ना। यहाँ पर अभी आपको लर्निंग के बारे में बताया, क्या चीज़ है व्यवहार में परिवर्तन। गैनिस के 9 जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी पढ़ लिए। नेक्स्ट आप देखो कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपको फिगर दिया हुआ है कि किस तरह से रिलेट होती हैं चीजें। कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप देखिए
शिक्षण का जो हायर लेवल है इसमें आपका इंडोक्ट्रिनेशन और इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है। और ये है लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये है हायर लेवल ऑफ टीचिंग। क्या फर्क है दोनों में? लोअर लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है और कंडीशनिंग है। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग क्या है? ट्रेनिंग किसी विशेष कौशल या लक्ष्य पे केंद्रित होती है, जबकि कंडीशनिंग शरीर की संपूर्ण फिटनेस और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग। जैसे कि आप कोई चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आप बीएड प्रोग्राम कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको टीचिंग कराई जाती है, सारी प्लान बनाने सिखाए जाते हैं, क्लासरूम में किस तरह बिहेवियर करोगे, कैसे टेस्ट पेपर बनाओगे, ये सारी चीज़ें आपको बीएड के दौरान सिखाई जाती हैं, बीएड या बीटीसी आप करते हो तो कोई एक स्किल सीख रहे हो आप, वहाँ पर कोई आपका लक्ष्य होता है जो कि फोकस करते हो। कंडीशनिंग क्या होती है? संपूर्ण शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति। जैसे कि थॉर्नडाइक का जो आप पढ़ते हो सिद्धांत, तो उसमें क्या था कि लार आना और मतलब घंटी बजना, लार आना, है ना, तो ये कंडीशनिंग थी, एक हैबिट को डेवलप करना, ठीक है। ये हो गया शेपिंग ऑफ बिहेवियर। ट्रेनिंग क्या है? स्किल एक्टिविस्टेशन, और कंडीशनिंग क्या हो? शेपिंग ऑफ बिहेवियर। ये लोअर लेवल की है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, बस स्किल पे बेस्ड चीज़ें होती हैं। ये लोअर लेवल हो गया। हायर लेवल से क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन और आपका इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका इंडोक्ट्रिनेशन क्या हो गया? शेपिंग ऑफ बिलीफ्स एंड वैल्यूज, मूल्य मान्यता निरूपण, मतलब जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं बस उन्हीं के मान्यताओं के आधार पे, है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। तो इंडोक्ट्रिनेशन, जो चीज़ पहले से आ रही थी वही वैल्यूज आप फिर से उन्हीं को फॉलो करते चले जा रहे हो, वो चाहे सही है चाहे नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं होता है ना। तो और इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ? शेपिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? क्लासरूम में कैसे इंस्ट्रक्शन होता है ना, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जैसे टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया और उस तरह से लर्नर्स ने फॉलो किया, तो ये क्या हो गया? शेपिंग ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशनिंग क्या है? लोअर लेवल हुआ शेपिंग ऑफ बिहेवियर, और यहाँ पर शेपिंग ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। इंडोक्ट्रिनेशन बिल्कुल ही अलग है। जो भी पहले की मान्यताएं थी, मूल्य थे, आपके विचार थे, उन्हीं की मान्यताओं पे आधारित, है ना, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अल्टीमेटली इनका जो मोटिव है वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, है ना, लर्निंग, सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया। अब देखिए रिलेशन ऑफ पेडागॉजी विद टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो अब पेडागॉजी क्या है? शिक्षण शास्त्र। अब ये किस तरह से रिलेट करता है ना, क्योंकि आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाने हैं, ठीक है, और ऐसी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हर्बर्ट ने पेडागॉजी का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक द्वारा विशिष्ट निश्चित क्षमताओं का निश्चित लक्ष्य के साथ अनुमान है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर्बर्ट ने बोला, उन्होंने यही बोला कि एक निश्चित लक्ष्य आप निर्धारित करोगे और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों के साथ फिर टीचिंग को करते हो, है ना। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास और अंतिम परिणाम के बीच एक कोरिलेशन होता है, जिससे क्या होगा? समाज और मनुष्य दोनों को पूरी तरह लाभान्वित होंगे। इन्होंने इसके 5 स्टेप बताए, जो हर्बर्टियन मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो हर्बर्टियन मॉडल इसको कहा जाता है कई बार, और ये स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि तैयारी, प्रिपरेशन, ठीक है, यहाँ देखिए प्रिपरेशन, पहले तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण है। देखिए अल्टीमेटली सारी चीज़ें वही हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, कि फेजेस में जो चीज़ें आपने पढ़ी, फिर गेनेस ने जो चीज़ें बताई, बस किसी ने 8 स्टेप्स बताए, किसी ने कुछ चीज़ों को कम कर दिया, है ना, इन्होंने 5 बताए। तो इसमें ये कई बार आपको सीक्वेंस में लगाने को भी आते हैं, है ना। तो इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहले तैयारी करोगे, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर रिलेट करते हैं चीज़ों को, है ना, संबंधित करना या जोड़ना, उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है सामान्यीकरण, है ना। जैसे मैंने कहा कि बच्चे ने एडिशन करना सीखा, 2 + 2 4। अब उसको अगर हम सामान लेने को देंगे कहीं पर, जाओ बेटे लेके आओ, तो फिर वो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेगा। तो ये सामान्यीकरण हुआ, और ये हर जगह हर सिचुएशन में उस चीज़ को अप्लाई करेगा, ठीक है। उन्हें आदर्श नागरिकों के रूप में विकसित करने के लिए फिर एप्लीकेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन। तो क्या हो गया? पहले प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, रिलेट करना चीज़ों को, फिर जनरलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन। तो ये हर्बर्ट के स्टेप्स हो गए जो आपसे पूछे जाते हैं हर्बर्ट मॉडल में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेडागॉजी से संबंधित ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब पेडागॉजी कैसे रिलेट करती है, ये भी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो इस तरह से टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, है ना, कितनी सारी चीज़ें आज मैंने
इस वीडियो के दौरान आपको बताई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और देखिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ कवर करवाऊंगी, तो चाहे यूजीसी नेट हो, एमपी सेट हो, आप सभी के लिए ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लेलिस्ट में अलग से आपको बना दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक मतलब शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे। और सभी का चैनल पे स्वागत है और चैनल पे बने ज़रूर रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक सभी लोग यहाँ पर आके 1 बजे दोपहर में विजिट कर लिया करिए ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।